हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर फर्स्ट यूनिट का डी पार्ट हम कर रहे हैं। 3 पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट ए बी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स के बारे में बात की। आज फर्स्ट का डी चैप्टर हमारे पास कैपेसिटेंस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, आर्थिक कैपेसिटी क्या है, इन सभी के बारे में हम आज नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर हम कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करेंगे, डिराइव द फॉर्मूला। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, इसका जो प्रिंसिपल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे कि कितनी एनर्जी हमारे पास स्टोर होगी। स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास ये है। नंबर 1, इन electrostatic equilibrium net electric field inside the conductor is zero। कोई नेट फील्ड इनसाइड हमारे पास नहीं होगा, वो हमारे पास जीरो होगा। किस टाइप से होगा तो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टिंग स्लैब है। यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। अब होगा क्या, प्रॉपर्टी जो होती है पॉजिटिव, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव वो हमारे पास मूव करेंगे। अगर मैं बात करूं ए बी से सी डी की तरफ मूव करेंगे, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा हमारे पास यहाँ स्टोर हो जाएगा। इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब जो एक्सटर्नल फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्सटर्नल को मैंने ई नोट से लिखा। अब यहाँ पर एक जो फील्ड होगा इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। और इन ए पर्टिकुलर मैनर, तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड फील्ड हमारे पास EP। इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक होगा जब तक ये दोनों फील्ड हमारे पास इक्वल ना हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, E नोट इज इक्वल टू EP, तब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो स्टॉप हो जाएगा, हमारे पास मूव नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जीरो। E नोट माइनस EP इज इक्वल टू जीरो। कोई नेट फील्ड यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। अब हम बात करते हैं, अगर फील्ड यहाँ पर जीरो है तो चार्ज हमारे पास क्या होगा। अगर फील्ड हमारे पास यहाँ पर जीरो है तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे पास। नंबर 2, ये रिजल्ट्स है हमारे पास जो प्रीवियस हम उनका यूज कर रहे हैं। नंबर 2, चार्ज जो होगा, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर ऑल्सो जीरो। तो चार्ज भी हमारे पास क्या होगा, जीरो। कैसे होगा, अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की, अगर बात करें E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड नहीं, उसके सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी के। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, नॉट चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स या लाइज on the surface of the conductor, चार्ज जो इनसाइड होगा वो क्या होगा, जीरो। इनसाइड चार्ज क्या होगा, जीरो। अगर चार्ज जीरो है, यहीं से हम बात करते हैं, चार्ज अगर जीरो है, जीरो बाई समथिंग ऑल्सो जीरो, तो फील्ड यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जीरो नहीं हो सकता, फील्ड हमारे पास क्या होगा, जीरो। क्लियर, 2 बात क्लियर हुई यहाँ पर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फील्ड भी जीरो है, अब तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, नंबर 2 चार्ज जीरो, नंबर 3 क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहां जीरो होगा।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने पढ़ी थी रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। E जीरो है, इसका मीन्स किसी टर्म्स का डेरिवेटिव जीरो। किसी टर्म का डेरिवेटिव जीरो मतलब वो टर्म क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। फॉर एग्जांपल 5 का डेरिवेटिव बोलूं मैं क्या होगा? तो वो जीरो होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा और उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। सेम इनसाइड भी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। पोटेंशियल रिमेन सेम थ्रू आउट इनसाइड द कंडक्टर। तो ये तीन बातें हमने इसके बारे में जानी। नंबर 4, अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ओनली। नंबर 4 में बात कर रहा हूँ चार्ज जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा सिग्मा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस पे हम सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस on the surface of irregular conductor, irregular body object conductor। ये irregular होगा। फॉर एग्जाम्पल जहां पर पॉइंटेड एंड होंगे वहां पर डिफरेंट होगा। क्लियर? यहाँ अगर पॉइंटेड एंड है तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, हमारे पास डेंसिटी। क्लियर? ये जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी? Q बाई एप्सिलॉन। फील्ड भी आउटवर्ड होगा हमारे पास हमेशा, पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से नॉर्मली इनवर्ड होगा। ठीक है? ये सभी बातें थी इसके बारे में। हमने सिग्मा के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो फैराडे ने लॉ दिया था, फैराडे केजेस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? इसके बारे में समझते हैं। ये डिटेल में तो नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमारे पास हमको रीड करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इट इज द फिनोमिना टू प्रोटेक्ट a body, object or a person from the external field, एक्सटर्नल फील्ड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर फैराडे केजेस। क्लियर? फैराडे की बात हमने एक बार पहले भी की थी। चार्ज के अंदर चार्ज की यूनिट भी होती है फैराडे। मैंने बताया था 1 फैराडे 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ ये बात करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमारे पास यूज की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं अगर बाय चांस जैसे लाइटनिंग हो रही है तो कहाँ सेफ रहता है? गाड़ी के अंदर या फिर इनसाइड द ट्री? तो गाड़ी के अंदर सेफ रहता है, क्योंकि गाड़ी जो होती है कंप्लीट हमारे पास कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना? तो इनसाइड चार्ज जीरो, फील्ड जीरो, तो इंसान जो है वहां पर सेफ रहेगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं हमारे पास कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटर? इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है हमारे पास जो कैपेसिटर होता है। ठीक है? और एक इंडक्टर होता है, वो कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है? नंबर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। दो कंडक्टर का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। क्लियर? जहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होते हैं, कब तक मूवमेंट होते हैं? जब तक उनका हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस सेम ना हो जाए। ठीक है? नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। नेट चार्ज जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। यूनिट क्या होगी इसकी? हमारे पास फैराड इसकी यूनिट होगी। क्लियर? अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं हमारे पास कैपेसिटर होता क्या। ठीक है? तो कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी नॉलेज लेते हैं इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, व्हेन ए चार्ज Q is given to a conductor
Q is given to a conductor, then its potential increases. चार्ज देंगे तो उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। क्या हम किसी बॉडी को कितना भी चार्ज दे सकते हैं? सिर्फ अर्थ एक ऐसा है, उसको हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं। अदरवाइज जो कंडक्टर है हमारे पास, उनको चार्ज देंगे इतना अमाउंट नहीं दे सकते, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्ज देते हैं, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा चार्ज देने से। तो यहाँ से ये पता किया गया, दो क्यू जो चार्ज दे रहे हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद यहाँ से कांस्टेंट आया सी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस की यूनिट जो होगी अभी हमने बात की, फैट कैपेसिटेंस 1 फैट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जाए, उससे उसका पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस को 1 फैट। क्लियर? ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोल दिया, ये +2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों का? आपको बताना सोच के क्या होगा। ठीक है, दो प्लेट हैं, एक पे +2 वोल्ट है, एक -2 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल के डिफरेंस का। ओके, अब यहाँ बात करते हैं ऐसा यूनिट के बारे में बात कर ली। ये जो बहुत ही बड़ी यूनिट है, क्लियर, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, तो इसको हम न्यूमेरिकल में या वैसे भी मिली फैराड, मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो -6, या फिर नैनो की बात करें नैनो -9, या फिर पीको की बात करें, या फिर माइक्रो की बात करें। माइक्रो दो बार यूज करेंगे तो सेम रिप्रेजेंट करेगा 10⁻12 फैराड। ठीक है, ये तो हमने कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ली कि कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में, इसकी यूनिट के बारे में जाना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और निकालना सीखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अभी पढ़ा है Q = CV। क्या ये C जो है Q और V पे डिपेंड करता है? Q और V पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास चार्ज या पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, हमारे पास स्कूल के अंदर, बिल्डिंग के अंदर रूम है, वो रूम इस बात पे डिपेंड नहीं करते हमारे पास कितने स्टूडेंट कम आ रहे हैं तो रूम छोटा हो गया, ज़्यादा आ रहे हैं बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि कितना उसके अंदर स्टोरेज, मतलब उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है किस टाइप की शेप या साइज है, कितने स्टूडेंट उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है ना, वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो सी जो होगा किस पे डिपेंड करेगा? शेप एंड साइज पे। चार्ज और वी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, इसी प्रकार जो रेजिस्टेंस होता है वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है, लेंथ है, एरिया है, नेचर ऑफ मटेरियल है, टेम्परेचर है, उन कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? AT। ये यहाँ से एक बार एज इट इज लिखते हैं। V का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वर्क डन बाय में चार्ज पोटेंशियल, तो यहाँ वर्क डन लिखा है, यहाँ पर चार्ज। चार्ज का स्क्वायर हुआ AT × AT, वर्क डन M1L2T -2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है? M ऊपर जाएगा -1, L2 है, और ऊपर जाएगा तो L -2, T की पावर -2 है, अब ऊपर जो है +2 है, तो T की पावर +4 और A की पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कैपेसिटेंस का। एक फॉर्मूला तो Q/V हो गया, सेकंड फॉर्मूला अगर रेडियस वगैरह गिवन है तब उस केस में हमारे पास क्या हो? देखिए बस, ये हमारे पास कोई भी स्फीयर है, यहाँ पर हमने किसी बॉडी को चार्ज दिया, किसी बॉडी को हम चार्ज देंगे तो उससे क्या होगा? उस बॉडी पे जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके सरफेस के ऊपर। यहाँ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो R है। वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस एट दिस पॉइंट। क्लियर? अब P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा इसके कंप्लीट सरफेस पर। उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 πε0
जो चार्ज हमने दिया है डिवाइडेड बाय में रेडियस। नंबर 1 बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो हमने पढ़ी बाय द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी है कि जो Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी। ठीक है, तो स्मॉल चार्ज दिया तो Q यहाँ पर ले सकते हैं, इसको कैपिटल ले सकते हैं, डजेंट मैटर। C इज इक्वल टू Q इंटू वी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई वी, और V की जो वैल्यू है इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R, Q से Q कैंसिल, क्या है रिजल्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, अब 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम सभी को पता है क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, नहीं क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये गलती आपको नहीं करनी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। अब हम करते हैं अर्थ की जो कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। देखिए सिलेबस, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की हमारे पास क्या कैपेसिटी है। अर्थ जो है हमारे पास ऐसा सपोज किया गया है कि स्फीयर है, क्लियर, और स्फीयर की जो रेडियस है ये सभी को पता है हमें कितनी होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब सेम फिनोमेना यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। सी का जो फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी निकाली 9 इंटू 10 की पावर 9, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर में मैंने लिख दिया। तो इसको जब आप सोल्व करोगे नियर अबाउट जो रिजल्ट आएगा आपको 700 माइक्रोफैड, माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6। तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं चाहे तो। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आपको इसका ध्यान रखना है, पेपर में कई बार 700 भी गिवन होता है ऑप्शन में, तो 700 भी आप टिक कर सकते हैं।